मेरे सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम महात्मा गांधी के जाति संबंधी विचार धारा जो है इस पर चर्चा करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि इस विचार पर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम अस्मिता मूलक विमर्श को पढ़ते हैं। अस्मिता मूलक विमर्श में हम देखते हैं एक स्त्री विमर्श आता है और दूसरा दलित विमर्श। तो दलित विमर्श के अंतर्गत हम भारत के जो महापुरुष थे उनके विचारों को देखते हैं कि दलित संबंधी, जाति वर्ण व्यवस्था संबंधी उनके विचार क्या थे। इसके बाद हम आगे दलित विमर्श में हम देखेंगे, स्त्री विमर्श में हम देखेंगे कि दलित विमर्श, स्त्री विमर्श का जो साहित्य है इसका विकास कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो इसके पहले हम जाति संबंधी जो धारणाएं हैं विभिन्न विद्वानों का, इसको हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं जाति संबंधी विचारधारा। इसके पहले आज चूँकि 14 अप्रैल है, आप सभी को बाबा भीमराव अंबेडकर की जन्म दिवस की हार्दिक बधाई है, हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं दलित विमर्श आज के इस वीडियो लेक्चर में चालू कर रहा हूं। तो चलिए देखते हैं कि जो महात्मा गांधी जी थे उनके जाति संबंधी विचार क्या थे। महात्मा गांधी का जन्म एक हिंदू वैष्णव परिवार में हुआ था। पारिवारिक संस्कारों का उन पर पर्याप्त प्रभाव था और जिसकी गहरी छाप उनके सामाजिक दर्शन पर स्पष्ट रूप से दिखता है। गांधी जी जो थे वे वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं। हालांकि जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का उन्होंने हमेशा कठोर विरोध किया है। तो गांधी जी जो थे वे वर्ण व्यवस्था को तो मानते हैं, है ना, जो वर्ग विभाजन है उनको मानते थे, लेकिन वर्ग विभाजन में वे सभी जातियों को समान समझते थे, ठीक है। और वे जाति व्यवस्था में कोई भी ऊपर नहीं, कोई भी नीचे नहीं, और किसी के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं होना चाहिए, यह सोचते थे। और अस्पृश्यता, जाति व्यवस्था का उन्होंने हमेशा कठोर विरोध किया है। हालांकि वे वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। तो वर्ण व्यवस्था संबंधी गांधी जी के विचारों को हम देख लेते हैं। गांधी जी ने अपनी कई पुस्तकों तथा लेखों में वर्ण व्यवस्था से संबंधित विचार प्रस्तुत किए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है उनकी पुस्तक हिंदू धर्म। और हिंदू धर्म नामक पुस्तक में इनके प्रमुख विचार इस प्रकार हैं। तो गांधी जी बताते हैं कि वर्ण व्यवस्था मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं बल्कि प्राकृतिक या ईश्वरीय व्यवस्था है। वे लिखते हैं हिंदू धर्म नामक पुस्तक में कि यह मानवीय आविष्कार नहीं अपितु प्रकृति का अपरिवर्तनीय नियम है, जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के समान सर्वत्र विद्यमान तथा सदैव क्रियाशील रहता है। तो गांधी जी ने जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को एक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के समान सदैव क्रियाशील माना है। गांधी जी ने यह भी कहा है कि वर्ण व्यवस्था सिर्फ भारत के लिए आदर्श नहीं है बल्कि सार्वभौमिक व्यवस्था है जो विश्व के सभी मनुष्यों की समस्याओं का समाधान कर सकती है। गांधी जी के अनुसार हम देखते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म का अनिवार्य अंग है, वे ऐसा मानते हैं और वे कहते हैं कि यह वैकल्पिक नहीं है। कोई व्यक्ति वर्ण व्यवस्था नहीं मानता तो उसे हिंदू मानना उनके लिए संभव नहीं है, वे यहाँ तक भी कहते हैं। वे लिखते हैं कि कुरान को ना मानकर कोई मनुष्य मुसलमान और बाइबिल को ना मानकर कोई मनुष्य ईसाई कैसे रह सकता है। आगे कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि जो व्यक्ति जाति भेद अर्थात वर्ण को नहीं मानता वह अपने को हिंदू कैसे कह सकता है। गांधी जी के अनुसार वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन की प्रणाली है। तो गांधी जी जो थे वे वर्ण व्यवस्था को श्रम विभाजन की प्रणाली मानते थे और वे समझते थे कि जो श्रम विभाजन है अर्थात वर्ण व्यवस्था जो है
वह श्रम का विभाजन करके श्रम की ज़रूरत और श्रम की उपलब्धता में समन्वय करती है। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम जीविकोपार्जन के लिए उन पैतृक व्यवसाय का अनुसरण करें जो हमारे पूर्वज करते रहे हैं। तो गांधी जी वर्ण व्यवस्था को केवल जीविकोपार्जन के साधन के रूप में ही लेकर चलते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था में जो पैतृक व्यवसाय जो लोग करते आए हैं वही व्यवसाय वो लोग करेंगे और जीविकोपार्जन का साधन अपना करेंगे। तो इस तरह से वे मात्र इसी संदर्भ में वर्ण व्यवस्था को देखते हैं। गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था को वंशानुगत माना है, अर्थात वे मानते हैं कि वर्ण का निर्धारण जन्म से ही होता है और इसके लिए उन्होंने यह तर्क दिया है कि जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्वजों से विशेष आकृति ग्रहण करता है उसी प्रकार का उनसे विशेष गुण भी प्राप्त करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि माता पिता में जो कौशल होता है वह संतान में शारीरिक गुणों के रूप में स्थानांतरित होता है। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में और बात कहते हैं। वे स्पष्टतया मानते हैं कि हर व्यक्ति को अपने पैतृक व्यवसाय का ही चयन करना चाहिए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह अन्य वर्ण के व्यक्तियों को ज्ञान प्राप्ति से वंचित करते हैं। वे चाहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हर व्यक्ति करे, किंतु गांधी जी चाहते हैं कि आजीविका का निर्धारण अपने वर्ण के अनुसार करें। तो यहाँ पर जो गांधी जी की जो विचारधारा है वह जो वर्ण का काम है, जो वर्ण उसे करता आया है उसी काम को उस वर्ण को करना चाहिए, इस तरह से वे मानते हैं। उन्होंने लिखा है कि शूद्र को ज्ञान प्राप्त करने का उतना ही अधिकार है जितना ब्राह्मण को, किंतु यदि वह अध्यापन द्वारा जीविकोपार्जन का प्रयास करता है तो वह अपनी स्थिति से पतित होता है। गांधी जी जो हैं इस बात को लेकर, इस श्रम विभाजन को लेकर इतने आग्रहशील रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को अपने वर्ण आधारित व्यवसाय में रुचि न भी हो तो भी उसे परिवर्तित करने का अवसर वे नहीं देते। वे साफ कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपनी पैतृक व्यवसाय में रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि जन्मगत पैतृक व्यवसाय का चयन अनुचित नहीं बल्कि एक महान आदर्श है। तो ये जन्मगत जो पैतृक व्यवसाय है उनको आदर्श मानकर चलते हैं और किसी दूसरे वर्ण के व्यक्ति के द्वारा वो जो व्यवसाय शुरू से करता आ रहा है वो कोई दूसरे वर्ण के व्यक्ति को न मिले, यह समझते हैं। वे अपने विचारधाराओं में देखते हैं कि गांधी जी जो हैं वो वर्ण व्यवस्था के लाभों के बारे में भी बातें बताते हैं। तो गांधी जी ने कई तर्कों द्वारा वर्ण व्यवस्था में अपने विश्वास को पुष्ट किया और क्या क्या तर्क दिए इनको देख लेते हैं। तो गांधी जी के अनुसार वर्ण व्यवस्था का पहला काम यह है कि इससे आजीविका की प्राप्ति होती है और प्रत्येक व्यक्ति निरर्थक प्रतिस्पर्धा से बच जाता है। तो इनका तर्क यह है कि ये आजीविका प्राप्त करने के लिए वर्ण व्यवस्था बहुत ज़रूरी है और प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए वे कहते हैं कि इससे उसे आध्यात्मिक विकास का भी मौका मिलता है। तो प्रतिस्पर्धा से बच जाएगा, आजीविका प्राप्त हो जाएगा तो उसका आध्यात्मिक विकास का मौका मिलेगा उन्हें, ये बोल रहे हैं। वे दूसरा लाभ बताते हैं कि वर्ण व्यवस्था के कारण प्रशिक्षण और औपचारिक आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, तो प्रशिक्षण की जो औपचारिक आवश्यकता है ये उन्हें नहीं पड़ती, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के कारण उनके जो पुरखे हैं वो चीज़ करते आते हैं तो इन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद सीख जाते हैं। तीसरा यह लाभ बताते हैं कि इससे आर्थिक सामाजिक विकास भी ज़्यादा होता है, क्योंकि व्यक्ति लंबे अभ्यास के कारण अपना कार्य ज़्यादा कुशलता से करता है। तो वर्ण व्यवस्था के लाभ ये बता रहे हैं कि आर्थिक सामाजिक विकास होता है। चौथा लाभ यह बताए हैं कि इससे व्यक्ति की सांसारिक इच्छाएं नियंत्रित रहती है और उसे आध्यात्मिक विकास का ज़्यादा अवसर मिलता है। तो इस तरह से इन्होंने जाति प्रथा अर्थात वर्ण व्यवस्था का क्या किया, लाभ बताया। अब इनके द्वारा जो बताया गया वर्ण व्यवस्था है उसके लाभ हैं, इनका भी हम देखते हैं कि जो भेदभाव का जो विरोध है
इसको हम देखते हैं। तो जातिगत भेदभाव का विरोध में हम देखते हैं, यहाँ हमें ध्यान रखना जरूरी है कि जब गांधी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं तो सामाजिक विषमताओं का समर्थन वे नहीं करते। ठीक है, आपको यह समझना जरूरी है कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था का समर्थन तो करते हैं, लेकिन वे हर वर्ण को बराबर दर्जे का समझते हैं, न कि एक वर्ण को दूसरे से कमतर समझते हैं। ठीक है, तो वे विषमता का समर्थन नहीं करते, न ही वे छुआछूत का समर्थन करते हैं। गांधी जी का स्पष्ट मत है कि सभी वर्ण बराबर है, क्योंकि सभी के कार्य समाज के स्वस्थ संचालन के लिए जरूरी है। तो गांधी जी जातिगत भेदभाव का विरोध करते हैं और हिंद स्वराज नामक पत्रिका में उन्होंने स्पष्ट राय जाहिर किया है कि बौद्धिक और शारीरिक श्रम में मूल्य का कोई भेद नहीं होता। तो इन्होंने यह माना है कि कोई बौद्धिक श्रम करता है और एक शारीरिक श्रम करता है, तो बौद्धिक श्रम और शारीरिक श्रम ये दोनों श्रम मूल्य की दृष्टि से दोनों बराबर हैं, इन दोनों में कोई भी भेद नहीं है। हम किसी को भी बड़ा या छोटा श्रम नहीं मान सकते। इस तरह से उन्होंने अपना राय दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का वेतन या उसकी उपलब्धि मांग पूर्ति के अंध नियम से नहीं, बल्कि उसकी ज़रूरतों से निर्धारित होना चाहिए। तो उनका जो प्रसिद्ध कथन है वो यह है कि नाई और वकील को बराबर वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों की मानवीय ज़रूरतें समान हैं। तो इस तरह से गांधी जी जो हैं वे बौद्धिक और शारीरिक श्रम दोनों को समान मूल्य की दृष्टि से आँक कर देखते हैं, और जिस तरह नाई काम करता है उसी तरह वकील के काम को भी वह उतना महत्व देता है। दोनों का काम को वह बराबर समझता है और उसको दोनों को बराबर वेतन देने का यह क्या है, जोर देते हैं। तो इन सभी बातों से स्पष्ट है कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था के जन्म मूलक तथा वंशानुगत स्वरूप के तो समर्थक हैं, किंतु वे इसे ऊंच नीच या स्तरीकरण की व्यवस्था नहीं मानते। तो ये वर्ण व्यवस्था को ऊंच नीच या स्तरीकरण की व्यवस्था नहीं मानते, वे वर्ण व्यवस्था को जो आजीविका है इसके विभाजन का आधार मानकर चलते हैं। वे जाति भेद को स्तरीकरण की व्यवस्था मानते हैं, और जहाँ पे जाति भेद हो गया वहाँ पे स्तरीकरण हो गया, यह मानकर चलते हैं, और अस्पृश्यता को उसका सबसे घृणित रूप कहते हैं। वे कहते हैं कि मैं अस्पृश्यता के अपवित्र धब्बे को बड़ी गहराई से अनुभव करता हूँ। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि इसे हिंदू धर्म से पूर्णतः न हटाया गया तो धर्म का विनाश निश्चित है। तो इस तरह से गांधी जी जो हैं वे अस्पृश्यता का अंत करना चाहते हैं, किंतु उसके लिए किसी हिंसक क्रांति या तीव्र परिवर्तन की वकालत नहीं करते। तो अस्पृश्यता का अंत करना चाहते हैं, लेकिन ये हिंसक क्रांति और तीव्र परिवर्तन की वकालत नहीं करते। अपने वेदांत के दर्शन की मान्यताओं के अनुरूप गांधी जी का गहरा विश्वास हृदय परिवर्तन के मूल्य में है। तो वे हृदय परिवर्तन द्वारा जाति पाति के जो ऊंच नीच है, भेदभाव है, उसको दूर करने पर जोर देते हैं। तो हृदय परिवर्तन के मूल्य में इनका विश्वास है, जिसे उन्होंने वेदांत के साथ बुद्ध, महावीर और ईसा मसीह से सीखा है। वे सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं। वे लिखते हैं कि मैं बल प्रयोग अथवा अन्य किसी प्रकार की बाध्यता द्वारा अस्पृश्यता को नहीं हटाना चाहता हूँ। अस्पृश्यता का निराकरण कानून अथवा दबाव द्वारा संभव नहीं है। करोड़ों हिंदुओं के हृदय परिवर्तन तथा पूर्ण विश्व अधिकरण द्वारा ही इसका निवारण हो सकता है। तो इस तरह से उन्होंने हृदय परिवर्तन के द्वारा वर्ण व्यवस्था का खात्मा करने की कोशिश की। गांधी जी का स्पष्ट दावा है कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अनिवार्य अंग नहीं है। वे दावा करते हैं, गांधी जी कहते हैं कि जिन महान ऋषि मुनियों ने वेद, उपनिषद जैसे महान ग्रंथों की रचना की, वे इस अमानवीय व्यवस्था का समर्थन कैसे कर सकते हैं।
वे यहाँ तक कहते हैं कि यदि शास्त्र इसका समर्थन करे तो भी मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि यह मानवीय अनुभव और तर्क बुद्धि के खिलाफ है। तो इसी विश्वास के तहत उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, दलितों के लिए उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग किया है। तो निम्न वर्णों के मंदिर प्रवेश के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया और सवर्णों के हृदय परिवर्तन के उद्देश्य से अंतरजातीय सहभोज और अंतरजातीय विवाह जैसे कार्यक्रमों को भी इन्होंने बढ़ावा दिया। अब गांधी जी के जो वर्ण व्यवस्था संबंधी विचार हैं, इनकी आलोचना की गई। तो इनकी जो विचार है, इनके आलोचना को हम देखते हैं क्यों किया गया इनका आलोचना। तो ये हृदय परिवर्तन का मार्ग लेते हैं वर्ण व्यवस्था जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए। तो अस्पृश्यता को, जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए, ऊंच नीच के भेदभाव के लिए हृदय परिवर्तन का मार्ग लेते हैं समाप्ति के लिए। तो ये पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। जब गांधी जी जैसा राष्ट्र नायक हिंदुओं का हृदय परिवर्तन नहीं कर सका तो किसी और से ऐसी उम्मीद करना व्यर्थ है। दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि वर्तमान में विज्ञान तकनीक के विकास के कारण अनेकों प्रकार के नए नए व्यवसाय विकसित हुए हैं, जिनके लिए अपेक्षित योग्यता इतनी ऊंची है कि उन्हें वंशानुगत बनाया ही नहीं जा सकता। जबकि गांधी जी वंशानुगत आजीविका की बात करते हैं, तो हम आज के परिप्रेक्ष्य में कोई भी व्यवसाय हो उसको वंशानुगत नहीं बना सकते, क्योंकि उनके लिए बहुत ऊंची ऊंची अपेक्षित योग्यता की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर का बेटा अनिवार्यता से डॉक्टर बन सकता है, यह सोचने की आवश्यकता है। जरूरी नहीं कि एक डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बने। गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था को गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह प्राकृतिक और सार्वभौमिक माना है, जबकि सच बात तो यह है कि कोई नैतिक नियम न तो सार्वभौमिक होता है और न ही प्राकृतिक होता है, क्योंकि जितने भी नैतिक नियम होते हैं वो मनुष्यों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो इस वर्ण व्यवस्था संबंधी नियम को भी किसने बनाया है? मनुष्यों ने ही बनाया है। तो इस तरह उनकी जो विचारधारा है उसकी आलोचना की जाती है। उसके बाद गांधी जी का यह तर्क कि माता पिता के गुणों का संक्रमण संतान में होता है, यह भी गलत है। आज तक कोई भी मनोवैज्ञानिक इसे सिद्ध नहीं कर सका है। विस्मैन जैसे वैज्ञानिकों ने इस मान्यता का विरोध किया है कि माता पिता के गुणों का संक्रमण संतान में होता है। वे कहते हैं कि संतान में माता पिता जैसा गुण समान माहौल के कारण पैदा होता है, न कि आनुवंशिक कारणों के कारण। तो इस तरह से गांधी जी के तर्क का खंडन किया गया। उसी प्रकार गांधी जी एक और तथ्य मानकर चलते हैं कि आवश्यकता पूरी होते ही व्यक्ति आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ना चाहेगा, अर्थात उसे जब वर्ण व्यवस्था के द्वारा आजीविका मिल जाएगी तो वह आध्यात्मिक विकास चाहेगा अपना। लेकिन यह मान्यता सभी व्यक्तियों पर लागू नहीं होती है। इस तरह से गांधी जी के जो तर्क दिए गए हैं वर्ण व्यवस्था के लाभ संबंधी दृष्टिकोण में, यह इसकी आलोचना की जाती है। तो दोस्तों, आज हमने गांधी जी की जाति संबंधी जो विचारधारा है इसको हमने देखा, और अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर के जो जाति संबंधी विचार है उसको। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।